हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फास्ट सरकारी नौकरी। जैसा कि आप सभी को बता दूं, 1 अक्टूबर एमटीएस एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ गया। 1 अक्टूबर एमटीएस एग्जाम के 2 ही शिफ्ट हुए थे। इस वीडियो में दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, यानी घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसे भी जो है आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कबल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मंचेरियल जिले के जो है तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और जिला अगर मंडल पूछे तो जन्नाराम मंडल में स्थित है। भारत सरकार ने 2012 में कवल वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया। फैक्ट को देखते हैं जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है। एक है वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है केरल में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है मद्दुमलाई सेंचुरी, ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। नाम से भी पता चल रहा होगा, मद्दुमलाई, मिद्दुमलाई, ऐसे करके नाम जो है तमिलनाडु के ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। 49 वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ आर्य इन प्री वैदिक टाइम्स? मतलब प्रारंभिक वैदिक में जो है आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा इंद्र को माना जाता था। और ऋग्वेद में जो है इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा जाता है, यानी इंद्र भगवान को जो है ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी फैक्ट को आप नोट करिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? इसका सही जवाब होगा दूसरी शताब्दी के दौरान उन्होंने रेशम मार्ग पर यात्रा किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाए तो कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। उनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा, जिसको पेशावर बोला जाता है, यह अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। और कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित किया गया था। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम अश्वघोष था, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, जिनमें बुद्ध की जीवनी का वर्णन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, शॉर्ट में एमपीआई, विच यूनियन टेरिटरी आर पुअर? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर इज दादरा नगर हवेली। नीति आयोग की पहली बहु आयामी गरीबी सूचकांक, शॉर्ट में एमपीआई रिपोर्ट के मुताबिक जो है बिहार है, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के जो है सबसे गरीब राज्य है। यानी राज्य अगर पूछे कि सबसे गरीब राज्य जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है, तो बिहार है, उसके बाद झारखंड आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। और इसमें अगर सबसे गरीब अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर होगा दादरा एंड नगर हवेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होते हैं उसका यूज एसिड बेस रिएक्शन में किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है। इसमें देखेंगे कि सभी संकेतक यानी इंडिकेटर जो प्राकृतिक नहीं है, उन्हें मानव निर्मित या फिर सिंथेटिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द टू synthetic indicator are
फिनोप्थोलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो प्रकार के दो जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बात करते हैं इसमें। सितंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 4 दिवसीय सम्मेलन के अंत में अखिल बंगाल छात्र संघ की स्थापना की गई। 22 से 25 तारीख तक यह सम्मेलन श्रद्धानंद पार्क में आयोजित किया गया। यानी यह जो आयोजन है, इसके अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष हैं, और ये जो है 4 दिवसीय सम्मेलन था, और यह 22 से लेकर के 25 तारीख के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है या फिर किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 59 अनुच्छेद में है। 59 अनुच्छेद में कहा गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को सूचीबद्ध करता है। वे कुछ इस प्रकार है, आप इसमें देखिए, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी विधानमंडल कहा गया, यानी राज्य के अंदर होता है, और संसद ये फिर केंद्र के अंदर आता है। या फिर इसमें बात किया जाए, यदि ऐसा सदस्य जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो राष्ट्रपति से संबंधित है। आप इसमें देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 62 तक, यानी 10 अनुच्छेद है। इसी 10 अनुच्छेद से जो है क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें देखिएगा, अनुच्छेद 52 का संबंध जो है संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। और नेक्स्ट देखेंगे 53 अनुच्छेद में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है, जिसको इंग्लिश में द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी सेंट्रल के अंदर आता है ये। 54 अनुच्छेद में देखिएगा, राष्ट्रपति का जो है चुनाव, यानी कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इसके बारे में दिया गया, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं इनको। अनुच्छेद 55 देख पाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये कहा गया है। 56 अनुच्छेद में देखेंगे हम लोग, अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितना होगा, यानी राष्ट्रपति के जो पद है उनके कार्यकाल कितना होगा, इसको 56 अनुच्छेद में दिया गया है। 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन की पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब दोबारा जब चुनाव होते हैं तो उसकी क्या शर्तें होती है, ये उसमें कहा गया है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है, अध्यक्ष के जो है चुनाव के लिए योग्यता, यानी अध्यक्ष यहाँ पर कह रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट आप मानिएगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 59 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यालयों की शक्ति, जो अभी ऊपर पूछा गया था यही था, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 60, इसमें जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या फिर पुष्टि, उनके जो शपथ से संबंधित, जिसको इंग्लिश में ओथ कहा जाता है, ओथ एंड एफॉर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है महाभियोग, यानी 61 जो है महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है, यानी कैसे क्या प्रक्रिया होता है, इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है महाभियोग को। ओके, 62 अनुच्छेद देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तता है, यानी जब खाली होते हैं, को भरने के लिए चुनाव का समय क्या होगा, इसका निर्धारण 62 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है। निर्वाचित होने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल कितना होगा, यानी जो अभी मान के चलिए कि पद खाली हो गया राष्ट्रपति का, तो इसके बाद जो भी बनेंगे उनके जो है चुनाव की तारीख कब होगी, यानी चुनाव का समय कब होगा, और उनकी जो है कितने अवधि के लिए उनको चुना गया है, ये सभी बातें जो है अनुच्छेद 62 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबस्टांस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है, यानी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेता यूसुफ खान की जो है ये
आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक लेखक और जो है पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर द्वारा लिखी गई है, यानी इनको लिखने वाले जो है उदय तारा नायर द्वारा ये लिखा गया है। देख पाइएगा कि अभिनेता है ये दिलीप कुमार, और इन्हें जो है 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको बता दें कि यह जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, और यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, और भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में जो आए थे, रिलीज हुए थे, उनके निर्देशक भी थे धुंधीराज। इसमें जो है क्या क्या दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल पदक दिए जाते हैं, एक शॉल दिए जाते हैं, और 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। और इन्हें जो है भारत के जो है राष्ट्रपति और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दिया जाता है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थी, तो ये देविका रानी 1969 में इनको मिला था। कुछ अन्य प्राप्तकर्ता जिनमें लता मंगेशकर है, सत्यजीत रे है, राज कपूर है, वहीदा रहमान है, इन सभी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाइएगा, अनुच्छेद 51 कॉलम एच किससे संबंधित है। इसका संबंध जो है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं जो है सुधार की भावना विकसित करना है। इससे पहले कि आपको बता दें, यह जो है फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक कर्तव्य है। आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारा 51A आर्टिकल में है, और हमारा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जब हमारा मौलिक कर्तव्य आया था, यानी 1976 में हमारा मौलिक कर्तव्य आया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। USSR यानी सोवियत संघ पहले कहा जाता था, अभी रूस कहा जाता है, वहां के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। इसमें जो है उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया गया था, और 10 मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था। और एक मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, वो यानी सभी पेरेंट्स को, यानी माता पिता अभिभावकों को जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना बच्चों को अनिवार्य किया गया था। तो यह जो है 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, और 2002 में इसको ऐड किया गया था। चलिए और भी मौलिक कर्तव्य के देखते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या थे। और इस मौलिक कर्तव्य को जो है न्यायालय में न्याय उचित नहीं, मतलब इसे जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की सूची देखते हैं। भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यानी जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होंगे उनको हृदय में संजोए रखना है, इनका पालन भी करना है। नेक्स्ट है आपको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे जो है अक्षुण्ण ना होने दे, यानी अभिघ्न ना होने दे, अलग ना होने दे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यानी अगर आपको कहा जाता है कि आप भारतीय सेना में जाकर के सेवा करें, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा तो आपको करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि भारत के सभी लोगों को समता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, यानी भेदभाव, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। ऐसी जो है प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी नेक्स्ट देखिएगा कि हमारी जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी जो है परिरक्षण करे, यानी उसकी जो है उसकी रक्षा करे आप। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन, यानी उसका प्रमोशन करना है। और प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखना है, यानी जितने भी प्राणी हैं,
जिनमें जीवन होते हैं, जिनकी जो है लाइफ होती है, तो उनकी जो है रक्षा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है मानवतावाद है या फिर मानववाद। नेक्स्ट इसमें देखिएगा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यही जो है एच है, एच कॉलम एच यही है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 51 का एच यही है। नेक्स्ट आप देखिएगा सार्वजनिक जो है पब्लिक संपत्तियां जो है संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यानी जितने भी रेलवेज है, जितने भी मतलब थाने हैं और भी सारे जगह है, जैसे एरोप्लेन के जो जगह होते हैं एयरवेज के, वो सभी को जो है अगर सरकारी है तो उसकी रक्षा करना है। नेक्स्ट देखिएगा ये 10वां नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, और मतलब सतत यानी निरंतर प्रयास करे, जिससे राष्ट्र जो है प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी राष्ट्र को जो है मदद करना है, जिससे कि सामूहिक रूप से मदद करने पर ये जो है कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, द मीनिंग ऑफ दिस टोटली इज, यही इसका मीनिंग है, एकता में बल, मतलब एक साथ मिल करके हम अपने देश की निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे कि यह बार बार पूछा जाता है, जो 11वां नंबर का था यही था, 2002 में ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना है और माता पिता को यह बात को सुनिश्चित करना है। मौलिक कर्तव्य का जो देखेंगे पूरा टोटली ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है रूस के संविधान यानी तत्कालिक उसको जो है सोवियत संघ से प्रेरित है। अब इसमें देखिए कि रूस अभी कहा जाता है और पिछले जो है कुछ समय पहले इसको सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, इन्हें जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में सम्मिलित किया गया था, यानी शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब जोड़ा गया था 1976 में, उस समय इनकी संख्याएं कितनी थी, तो उनकी संख्याएं जो थी 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे कि हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया, और इस प्रकार जो है शिक्षा का अधिकार जो है इसमें ऐड कर दिया गया था, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सभी 11 जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4 के क में सूचीबद्ध किया गया, यानी इसको लिस्टेड किया गया उसमें 51 के ए में और भाग 4 के क इसको कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी की तरह भी जो है मौलिक कर्तव्य भी प्राकृतिक में गैर न्यायिक है, यानी इसको जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था, और इसे जो है उसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इनका निर्माण करवाया था। इसको देखिए कि ताजमहल के निर्माण का जो श्रेय है मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ, यानी अंततः यह 1648 में पूरा हुआ, लगभग इसमें 16 साल लग गए थे पूरा होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHG? SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देख पाएंगे कि S से जो है सेल्फ, S से हेल्प, G से ग्रुप। हिंदी में देखा जाए तो स्व सहायता समूह, यानी SHG को स्व सहायता समूह कहा जाता है। स्व सहायता समूह यानी शॉर्ट में SHG एक प्रकार का माइक्रो फाइनेंस संगठन है, यानी ये पैसा से संबंधित, आप देख रहे होंगे कि माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है ये पैसा देते हैं लोगों को, मदद करते हैं, और जिससे कि वो अपने व्यापार ट्रेड वगैरह को वो प्रोत्साहन कर सके, जिसमें लोगों एक छोटा समूह होता है, मतलब इसमें लोगों का छोटा सा समूह होता है जो एक दूसरे को आर्थिक यानी पैसे से भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए एक साथ आते हैं। वे आमतौर पर ऐसे लोग
लोगों से बने होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिसमें एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विच सेक्टर, यानी किस सेक्टर में आते हैं। यानी बात किया जाए, सेल एक जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो स्टील उत्पादक में कार्यरत है, यानी वर्किंग कंडीशन में अभी। इसमें देखा जाए, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सेल कहा जाता है, इज अ पब्लिक सेक्टर, यानी ये पब्लिक सेक्टर है। अंडरटेकिंग पीएसयू, ये पीएसयू के अंतर्गत आता है, यानी पब्लिक सेक्टर आप अंडरटेकिंग, जिसको शॉर्ट में पीएसयू कहा जाता है, इज इन इंडिया स्टील सेक्टर। इट इज वन ऑफ द 5 महारत्नाज, यानी महारत्न है, 5 पंच महारत्न में कंपनी में से एक है, कंपनीज ऑफ द कंट्री सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इस कंपनी में क्या क्या उत्पादन होते हैं, देखिए। सेल इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर विथ 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 3 स्पेशल प्लांट्स एंड 1 जो एक जो प्लांट है इसके सब्सिडरी है, यानी उसके बदले में इसको स्थापित किया गया है। सेल जो है प्लांट प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट, जितने भी लॉन्ग एंड फ्लैट प्रोडक्ट होते हैं ये सेल के द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य से संबंधित है, यानी बिहू डांस जो है किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू नृत्य असम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार के दौरान मनाया जाता है, या फिर इसको बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है। दोनों चीज समझिए, बिहू एक त्योहार है और बिहू एक डांस भी है, असम का ही दोनों। आगे बात करते हैं कि रोगाली बिहू इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है जो वसंत त्योहार मनाता है, यानी रोगाली बिहू जो है वो वसंत त्योहार में मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिएगा, भोगाली बिहू जो है, या फिर इसको माघ बिहू भी बोला जाता है, एक फसल त्योहार है जिसमें सामुदायिक दावतें होती है, यानी एक ये जो है सामुदायिक दावतें इसमें होती है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें कोगाली बिहू, इसमें रोगाली बिहू है, भोगाली बिहू बिहू और एक है कुगाली बिहू। इसमें देख पाएगा कि काटी बिहू भी इसको कहा जाता है, एक काली माए मितव्य त्योहार जो कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाते हैं, और एक जो है जीववादी त्योहार है ये। यह जो रोगाली बिहू है आप देख पाएगा कि असमिया जो है नव वर्ष के साथ जो है यह मेल खाता है, मतलब नव वर्ष, यानी असमिया जो है नव वर्ष है उसके जैसा ही ये रोगाली बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पाइएगा सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। यह जो है कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी जिन्होंने नृत्य सामग्री के रूप में जाना जाता है, मतलब इन्हें जो है नृत्य सामग्री की तरफ इनको बोला जाता है। और इनमें देख पाइएगा कि नृत्य और उसके जो है कलाकर्ता के देखिएगा, और इसमें देख पाइएगा कि जो कथक जो है इनसे जुड़े कलाकार है उनको देखिए, बिरजू महाराज है, गोपी कृष्ण है, शंभू महाराज है, सितारा देवी है, प्रेरणा श्रीमाली है, और नेक्स्ट है आपका सुनयना हजारी लाल, नेक्स्ट कुमुदिनी लखिया है, नेक्स्ट है सोमना नारायण। तो ये इतने सारे जो है कलाकार है जो कि कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। तो संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एएफएस, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इससे पहले कि एक बात और, हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी हम लोग अपने आम भाषाओं में बजट कह देते हैं, लेकिन वो बजट शब्द हमारे भारतीय संविधान में उसका चर्चा ही नहीं है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार के जो है संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको शॉर्ट में एएफएस पेश करती है, जिसे बजट के नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन के समक्ष उस वर्ष के लिए सरकार की
अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसकी गणना जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच तक की जाती है, जिसे शॉर्ट में एक वार्षिक वर्ष भी कहा जाता है, एक वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है इसे शॉर्ट में। अब कुछ बजट के बारे में फैक्ट को देखते हैं। वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, ये सभी जो है बजट के अंदर आता है। बिंदुओं को देखिए, इसमें है जितने भी बिंदु है बजट से संबंधित उन सभी को देखेंगे। इन इन जो है प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन, वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान, मतलब एक वित्तीय वर्ष में कितना व्यय किया जाएगा, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पिछले वित्तीय वर्ष का भी, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण, यानी रियलिटी रूप से उसमें कितना आपको सरकार को अर्निंग हुआ है, कमाई हुई है, और सरकार ने कितना खर्च किया है, इनको भी देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आने वाले वर्षों की आर्थिक और वित्तीय नीति का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई परियोजना की शुरुआत, इन सभी को जो है इनके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना क्या है। आपको शॉर्ट में बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना जो है, जितने भी ठेले पर जो सामान बेचते थे, उनकी जो है कोविड-19 के समय स्थितियां खराब हो गई थी, तो उस समय जो है सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, और इस योजना के तहत जो है सरकार उनको, उनके जो है व्यापार को, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए उनको 10,000 की जो है लोन देने का प्रावधान इसमें किया था। तो यही जो है, और उसमें आप देख पाए हैं कि रेहड़ी पटरी वाले को इसमें शामिल किया गया है। यानी यह जो है योजनाओं को अगर देखा जाए तो 2022 तक लागू किया, 2022 में ये लागू किया गया, और अगर ऋण को अगर आप चुका देते हैं तो 7% की सब्सिडी भी इस पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरव गांगुली कौन से मैच में शट उतारे थे। मतलब सौरव गांगुली जो है अपने एक्साइटमेंट यानी मैच जीतने के बाद जो है शट को उतार दिया था। तो कौन से मैच था जिसमें शट उतारा था, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने उतारा था। इसमें देखिए कि सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में अपनी टी शर्ट उतारी थी। यह मैच जो है 13 जुलाई 2002 को खेला गया, यानी यह मैच जो है 13 जुलाई 2002 को खेला गया। इस मैच में जो है युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ की अगुवाई में भारत ने जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की जो है बालकोनी में जाकर अपनी शर्ट को उतारकर जश्न मनाया था। और ये सब क्यों किया गया था इसको देखिए। इस मैच में सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारने की वजह यह थी कि इंग्लैंड में खेली गई ट्राई सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया था, और वहां उन्होंने जो है टीम इंडिया को सीरीज हरा दिया था। उस सीरीज में भी सौरव गांगुली ने ही टी का कप्तानी किया। और इंग्लिश टीम के खिलाड़ी जो है, इसमें बात किया जाए, एंड्रयू फिल्म ट्रॉफ जो है, इन उन सीरीज में अपना टी शर्ट को उतार कर जश्न मनाया था। तो उसी का बदला लेने, मतलब बदलने की भावना से उन्होंने, सौरव गांगुली भी जो है अपने टी शर्ट उतार कर उन्होंने भी जश्न मनाया जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो है 2023 का किसे मिला। तो इसका राइट आंसर होगा, आप देख पाएगा कि यह है मदाला पी महित साई है, और MS सोरिया है, यू दारा निराज। इनको जो है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो 2023 में इन्हें मिला था। 2023 में इन्हें मिला था। कुछ त्योहार हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको देखेंगे। असम का जो है त्योहार देखिए कि अंबुबाची जो है असम का त्योहार है, भोगाली बिहू। फिर इसमें देखेंगे कि बैसागु है, दिहंग पटकई है, और इसमें देख पाए कि पटकई बूम जो है ये पहाड़ी भी है, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और असम से तो सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। आप देख पाएंगे कि जैसे त्योहार जो है, इन सभी त्योहार जो है यहाँ पर मनाए जाते हैं। कौन सा त्योहार है, तो अंबुबाची, भोगाली बिहू और वैसागु
वेहिंग पटकई, ये सभी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। गोवा में जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है इसको देखिए, शर्नबॉर्न फेस्टिवल जो है गोवा में मनाए जाते हैं। लादेन है, मंडो है, जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। बिहार में देख पाए कि छठ पूजा जो है, बिहुला और इस जैसे त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है उगादि त्योहार मनाए जाते हैं। उगादि एक जस्ट नया साल की तरह एक त्योहार है यह। रक्षाबंधन जो है भाई बहन का प्यार का त्योहार है ये। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म का त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीपावली और होली नवरात्रि पूरे देश में मनाए जाते हैं। पोंगल, बैसाखी, ओणम और मकर संक्रांति जैसे त्योहार फसल, कृषि और फसल से जुड़े होते हैं। कौन कौन है? पोंगल है, बैसाखी है, ओणम है, मकर संक्रांति है। गांधी जयंती और बाल दिवस पर बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले नेताओं को सम्मानित किया जाता है। और आज जो है गांधी जयंती है, आपको पता होगा 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर किस सूफी संत का समर्थन करता था या फिर समर्थक था? राइट आंसर होगा ख्वाजा उबैदुल्लाह, इसका राइट आंसर होगा। इसमें देख पाएंगे हम लोग कि बाबर का जो है समय काल आप इसमें देख पाएंगे कि इन्होंने जो है 1526 से लेकर के 1530 में इन्होंने राजा बना था। 1526 से लेकर के 1530 में। और इनके द्वारा जो चारों जो युद्ध लड़ा गया था, वो पानीपत का युद्ध है, फिर खंडवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध है ना। ये 4 युद्ध जो है इनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध भी इसमें शामिल था। उन्होंने जो है भारत में मुगल शासन की जो है नींव रखी। मुगल शासन का जो है नींव रखने वाले है कौन? तो ये बाबर है। इन्हें जो है दौलत खान लोधी जो पंजाब के सूबेदार थे, और आलम खान लोधी जो इब्राहिम लोधी के जो चाचा हैं, और राणा सांगा के द्वारा जो है भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मतलब राणा सांगा हो गए, फिर आलम खान लोधी हो गए और दौलत खान, इन तीनों ने क्या किया कि भारत पर हमला करने के लिए इनको प्रोत्साहन किया, आमंत्रित किया। और बाबर जो है आपको बता दें कि असली हकदार जो है बनाने वाले ये पहला शासक बने। मतलब खुद को हकदार बनाए कि हाँ हम जो है बादशाह के लायक है, एलिजिबल, आई एम एलिजिबल फॉर बादशाह। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि वह जो है भारत में बारूद तोपखाने को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी, जिसको तुर्क भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वह नक्श जो है बंदिया नेता जो कि ख्वाजा उबैदुल्लाह है, इसी का वो समर्थन करता था। और उन्होंने जो है इसका राजनीतिकरण करने में प्रभावी योगदान दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भौतिक संपत्ति और धन से आसक्त न होने की सलाह दी। उन्होंने जो है शरिया कानून को लोगों के खिलाफ बताते हुए उसका समर्थन नहीं किया। शरिया जो है ये शरीयत किताब है मुसलमानों की, जिसमें उनके जो है सारे कानून को लिखना है, कब उठना है, कैसे दाढ़ी बनाना है, ये सभी उसमें लिखा गया है। और इनको जो है बाबर ने समर्थन नहीं दिया। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? साल 1967 में जो है आपको बता दें, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। साल 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तूप पर लिखे ब्राह्मणी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था। उन्होंने इस शब्द के आधार पर ब्राह्मणी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और प्राच्य विद्या में रुचि रखते थे। ब्राह्मणी लिपि भारत का सबसे पुराना लिपियों में से एक है। सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। बहुत सारा बौद्ध साहित्य भी ब्राह्मणी लिपि में उपस्थित है। कालांतर में यह साबित हुआ है कि ब्राह्मणी लिपि तमिल लिपि में एक रूपता है, यानी ब्राह्मणी लिपि और जो है तमिल लिपि, ये दोनों एक जैसा भी कभी कभी मिलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है? वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है? वयस्क मताधिकार आपको सबसे पहले बता दें कि
राइट आंसर इसका होगा 18 वर्ष होगा। इससे पहले आपको बता दें, इसका उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहा जाता है। वोट देने का अधिकार भी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। यह जो है लोकतांत्रिक समाजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 वर्ष और उससे अधिक है नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद मतदान करने का अधिकार है। एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि कहा गया है कि किसी देश में प्रत्येक वयस्क, चाहे उनकी संपत्ति और समुदाय कुछ भी हो, यानी समुदाय करने का सेंस कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, के पास एक मत होता है, यानी उसके पास वोट देने का अधिकार होता है। उनका मत होता है कि हम किनको पसंद करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान से संबंधित है। यानी अगर बात किया जाए कि मत देने का अधिकार, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। द बीबीआई पॉइंट हेयर इज, पहले जो है मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ने मतदान के अधिकार के लिए आयु को जो है 21 से घटा करके 18 कर दिया था। ये जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत हमारे जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट देने का अधिकार को 21 से घटाकर 18 कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 में किस नर्तक को पद्मश्री मिला था? 2022 में किस नर्तक को पद्मश्री मिला था? साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले दो नर्तक थी। पहला जिनका नाम है गद्दाम पद्मजा रेड्डी है, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है ये, यानी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है, और यह एक जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना गद्दाम पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह देखिएगा पमारू गांव की रहने वाली है, जो कुचिपुड़ी से करीब 15 किलोमीटर दूर है। दूसरी नर्तक आप देखिएगा कि आर मुथुकम्मल जो थी, ये सधीर नृत्यांगना है, और सधीर नृत्यांगना को पिछले शिफ्ट में पूछा भी गया था। आर मुथुकम्मल को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह तमिलनाडु की जो है 7वीं पीढ़ी के अनुभवी जो है सधीर नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बनारस। बनारस इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन 25 अप्रैल 2021 को हो गया। वे हिंदुस्तानी संगीत की किंवदंती थे, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित राजन मिश्रा अपने भाई, यानी पंडित राजन मिश्रा का जो है भाई है साजन मिश्रा के साथ भारत में ख्याल गायकी के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। दोनों भाई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई सम्मानों के साथ यानी संयुक्त प्राप्त करता है। यानी जोड़े रूप से बात किया जाए कि दोनों को जो है संयुक्त रूप से मिला है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े मोडनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गोवा, इसका सही जवाब होगा। घोड़े मुदनी जो नृत्य है एक लोक नृत्य शैली है, यानी फोक डांस है, जो भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो वार्षिक सिग्मो उत्सव के दौरान जो वसंत ऋतु के दौरान गोवा में मनाया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, जो रंगीन पोशाक पहनते हैं। रंगीन को इंग्लिश में कलर कहा जाता है, और पारंपरिक गोवा संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। घोड़े मुदनी की चाल, यानी इसका मतलब होता है चाल घोड़े की चाल से जो है प्रेरित है, और नर्तक अक्सर इन जानवरों की चाल और हाव भाव की जो है नकल करती है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति गोवा के ग्रामीण इलाकों में हुई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यह एक मनोरंजन का भी एक
जरिया है जिनको जो है हर वर्ग के, हर उम्र के लोग इनका जो है आनंद लेते हैं। हर वर्ग के आप देख पाइएगा कि आनंद जो है सभी उम्र के लोग लेते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस डांस से है, मतलब किस डांस से इनका संबंधित है? इससे पहले कि आपको बता दें कि मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई की ये धर्म पत्नी है। जैसा कि आपको पता होगा कि विक्रम साराभाई जो है हमारे इसरो के जो है वो वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। मृणालिनी साराभाई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी मतलब स्टेप डांसिंग जो होते हैं उसको कोरियोग्राफी कहा जाता है, और प्रशिक्षण से जुड़ी थी। वे भरतनाट्यम और कथकली में विशेषज्ञ थी। मृणालिनी साराभाई से जुड़े कुछ फैक्ट को देखते हैं। इसमें देख पाएगा कि वे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण जो है 1992 से सम्मानित की गई थी, और उन्हें 1994 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वे अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी फॉर परफॉर्मेंस आर्ट की संस्थापक और निदेशक थी। यह अकादमी नृत्य रंगमंच, रंगमंच यानी स्टेज शो जो होता है उसको रंगमंच कहा जाता है, हिंदी में संगीत और कठपुतली सिखाने का काम करती थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने प्राचीन परंपराओं में नवाचार लाने के लिए काम किया। उनका नृत्य नाटक मनुष्य उनकी पहली बड़ी सफलताओं में से एक है। मतलब उनका जो नाटक आप देखिएगा कि मनुष्य, यह जो है उनकी बहुत सारी सफलताएं मिली, उनमें से पहली सफलताओं में से एक माना जाता है, और वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादीशुदा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा फॉल्स है, और उसमें कहा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा का प्रयोग किया गया था, और नेक्स्ट बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था, और यह जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ये सही था। इसमें बात करें कि इसमें लोहा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। हड़प्पा जो अभी वर्तमान समय में बात किया है तो यह रावी नदी पर अवस्थित है, और यह अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सट गया है। अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था, इसमें देखिएगा कि कार रेस 2023 जो है तेलंगाना में आयोजित किया गया था। इसे जो देख पाएगा कि हैदराबाद ई प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास एक स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित की जाती थी। और नेक्स्ट देखिएगा इसमें यह जो है ट्रैक 2.835 किलोमीटर लंबा है, और इसमें कुल 18 मोड़ है। नेक्स्ट देखिएगा ओम बिरला के बारे में पूछा गया था कि ओम बिरला अभी वर्तमान समय में आपको बता दें कि यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष पद पर है, और इनकी जो नियुक्ति हुई है दूसरी बार हो रही है। 2023 में आयोजित 9वें नंबर का जो था ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें बात किया कि संसदीय फोरम में विभिन्न देशों के संसद सदस्य ने भाग लिया। इसमें जो है इस फोरम का आयोजन 27-28 सितंबर 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और नेक्स्ट है इसमें देखा इस फोरम में भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे इसमें। नेक्स्ट देखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब डाइपोल मोमेंट नहीं होता है यानी शून्य होता है, ऐसा क्यों होता है इसे देखिए। इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो है इलेक्ट्रॉन डिस्टरबेंस जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी किया आता है इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकली होता है। यानी सिमेट्रिकली का मतलब होता है दो भागों में जब बांटेंगे तो इधर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी 5 होगा। तो इससे बात क्या है कि 5 अगर पॉजिटिव है तो 5 निगेटिव भी होगा, और जिससे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाते हैं, यानी ये बैलेंस हो जाते हैं, और डाइपोल मोमेंट जो वहां पर जीरो हो जाता है। आज का क्वेश्चन और एनालिसिस इतना ही था। अगर यह एनालिसिस आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद,
मिलते हैं अगले वीडियो में।